नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, जहां पर हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की। तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण को, या फिर चैप्टर नंबर 5 को। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले, प्रश्नों पर चलने से पहले थोड़ा सा एक बात जान लीजिए आप लोग। जो प्राचीन भारत और विदेशी आक्रमण हुए थे, वह सिर्फ और सिर्फ 2 आक्रमण हुए थे, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्राचीन भारत था वह 2 विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ था, जिनमें से एक था हकमनी साम्राज्य, जो कि ईरान का था, या फिर ईरानी साम्राज्य भी इसको बोला जाता है। और दूसरा था यूनानी आक्रमण, जो किया गया था सिकंदर के द्वारा। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। थोड़ा सा हकमनी साम्राज्य के बारे में चलिए, यहाँ प्रश्नों को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। हकमनी साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर्वप्रथम दाराबहु या देरियस ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा, यह साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था। तीसरा, इस क्षेत्र में सुगठित शक्तिशाली राज्य का अभाव था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 के तीनों ही कथन सही हैं। तो मैं बात कर रहा था हकमनी साम्राज्य की। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी थोड़ी सी। देखिए, हकमनी साम्राज्य की नींव रखी गई थी साइरस द्वितीय के द्वारा। साइरस द्वितीय के द्वारा। और यह हकमनी साम्राज्य का शासक रहा 558 ईसा पूर्व से लेकर के 529 ईसा पूर्व तक। हालांकि साइरस द्वितीय ने भी एक बार भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन उसका वह आक्रमण जो है वह असफल सिद्ध हुआ, यानी कि वह अपने आक्रमण में सफल नहीं हुआ। बाद में इसने अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वह पश्चिम एशिया पर ही शासन या फिर सत्ता प्राप्त करने पर एकत्रित कर लिया था। उसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है कैम्बिसीज। इसका नाम जानना आवश्यक नहीं, कैम्बिसीज का या साइरस द्वितीय के पुत्र का नाम आपको जानना आवश्यक नहीं। आप बस इतना जानते रहे कि हकमनी साम्राज्य की जो नींव रखी थी, या फिर हकमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वह था साइरस द्वितीय, और इसने भारत पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया था। और इसके असफल प्रयास को सफलता में परिणित किया अथवा इसके असफल प्रयास को सफल किया इसके पौत्र दारा प्रथम ने, जिसे हम लोग दाराबहु डेरियस या फिर देरियस के नाम से भी जानते हैं। दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, और इसने भारत के गांधार और कंबोज क्षेत्र को क्रमशः अपने आधिपत्य में कर लिया, अथवा यूं कहें कि इसने जो है भारत के गांधार और कंबोज क्षेत्र पर अपना अधिकार करते हुए इन्हें अपना 20वां प्रांत बना लिया। कुल मिलाकर के हकमनी साम्राज्य में जो है 28 प्रांत थे, या फिर 28 क्षत्रप थे, जिनमें जो है सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र, या फिर यूं कहें कि भारत के पश्चिमोत्तर के 2 क्षेत्र शामिल थे, गांधार और कंबोज। ठीक है, ये जो है हकमनी साम्राज्य के 20वें प्रांत थे। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक सेनापति भी था दारा प्रथम का, उसका नाम था स्काई लैक्स। थोड़ा सा इसका नाम आप लोग इसलिए जानते रहिए क्योंकि यह जो है पहला भारत पर आक्रमण था, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण था। ठीक है, तो इसने जो है सिंधु से भारतीय समुद्र में उतर करके अरब और मकरान तटों का पता भी लगाया था। किसने? स्काई लैक्स ने। मकरान तट जरा कहाँ पर है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा तो। ठीक है, इतनी बातें तो हो गई। अब हकमनी साम्राज्य के अंतिम शासक के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, हकमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम भी दारा था, लेकिन वह दारा तृतीय था। ठीक है, और इसकी लड़ाई होती है यूनानी शासक सिकंदर से, और सिकंदर ने इसको पराजित कर दिया था। किसने? सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित किया था। किस युद्ध में? तो इसके और सिकंदर के बीच, यानी कि दारा तृतीय और सिकंदर के बीच 331 ईसा पूर्व में अरबेला या गौगा मल का युद्ध हुआ था। गौगा मेला का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा तृतीय पराजित हो गया था, और इसी युद्ध के साथ इस हकमनी साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। देखिए,
भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ था और अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और उस समय तत्कालीन जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था उसमें मगध साम्राज्य की तरह, अभी हमने मगध साम्राज्य इसके पहले वाले चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ा है, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की बात हमने की थी, जो इसके ठीक पहले का लेक्चर था। जिन्होंने नहीं देखा वो जा करके जरूर देख लें, काफ़ी अच्छे प्रश्न है वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखिए, मगध साम्राज्य की तरह जो है पश्चिमोत्तर भारत में कोई भी शक्तिशाली या फिर केंद्रीय सत्ता का अभाव था। इस कारण इस क्षेत्र को जीतना आसान था और इसी का लाभ उठाते हुए दारा बहु या देरियस अथवा दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत के दो क्षेत्रों गांधार और कंबोज पर अपना अधिकार कर लिया। दारा प्रथम के 3 अभिलेख भी थे, जरा इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, बेहिस्तून, पर्सिपोलस और एक अन्य था नक्शे रुस्तम। काफ़ी बार आप लोग पढ़ते होंगे। तो यह तीनों अभिलेख जो है वह हकमनी साम्राज्य या फिर दारा प्रथम से संबंधित हैं, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो हकमनी साम्राज्य था यह अपने प्रांतों को छत्रप बुलाता था। क्या बुलाता था? एक सेकेंड। जो हकमनी साम्राज्य था वह अपने प्रांतों को छत्रप बुलाता था। इस कारण जो हमारा गांधार और कंबोज का क्षेत्र था वह 20वां छत्रप था। कुल हकमनी साम्राज्य में मिला करके 28 छत्रप या 28 प्रांत थे, जिसमें गांधार और कंबोज जो है वह 20वां छत्रप या प्रांत था हकमनी साम्राज्य का। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ। दूसरा, स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा। तीसरा, व्यापार संबंधों की स्थापना हुई। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 के तीनों ही कथन सही हैं। देखिए खरोष्ठी लिपि जो थी ना वह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी और ईरानी संपर्क के कारण ही भारत में यह लिपि विकसित हो पाई थी। अशोक के कुछ अभिलेख भी आपको खरोष्ठी और अरमाइक लिपियों में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए अरबी भी जो लिपि थी वह भी दाएं से बाएं की ओर ही लिखी जाती थी और खरोष्ठी लिपि भी जो है दाएं से बाएं ओर ही लिखी जाती थी। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो बोला गया कि स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव। आप अशोक के स्तंभ लेखों को देखेंगे और अशोक के कुछ स्तंभ देखेंगे, उनमें ऐसे ऐसे जो एकाश्म स्तंभ है अशोक के, उसमें जो है डिजाइन के बाद यहाँ पर देखेंगे घंटे की या फिर उल्टे घंटे की आकृति बनी हुई है। इसको बोला गया कि अशोक ने ईरान से प्रभावित होकर के बनवाया था, ठीक है। हालांकि अभी जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम वहाँ पर इसका खंडन भी जरूर करेंगे। अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ईरान की जो स्तंभ लेख थे वो क्या थे, वो कई पत्थरों को जोड़ करके एक के ऊपर करके बना दिए जाते थे, जबकि अशोक के जो पत्थर के स्तंभ हमको प्राप्त हुए वह एकाश्म यानी एक ही पत्थर पे पूरे की पूरी आकृति को बनाया गया है, अलग अलग टुकड़ों में ला करके उनको जोड़ा नहीं गया। बस इतना सा अंतर है। इसके अलावा सिंपल सी बात है, जो तीसरा ऑप्शन है उसे आप ऐसे समझिए कि कोई भी राज्य होगा या कोई भी देश, जैसे भारत हो गया तो भारत का रुपया उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा और यहाँ आपका क्या कह दीजिए, इसे तमिलनाडु कह दीजिए, यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। और रुपया मिले ना मिले, यह जब एक ही देश के राज्य हैं अलग अलग, तो इनके मध्य आपस में व्यापार तो होगा ही, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर उदाहरण रुपये को लेकर के दिया गया है कि पश्चिमोत्तर प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते हैं। यह एक स्टेटमेंट है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। किस कारण से मिलते हैं? तो क्योंकि प्राचीन भारत में ईरानी आक्रमण हुआ था। जाहिर सी बात है वो लोग खाली जेब तो आए नहीं, कुछ न कुछ तो होगा ना उनके पास। तो इस आधार पर इन्होंने बताया है कि व्यापार होने के भी संकेत मिलते हैं। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और दूसरा, उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी।
यानी कि दो के दोनों ही कथन सही हैं। पेन तो मैंने लिया ही नहीं। दो के दोनों ही कथन सही है। ठीक है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय भारत में अगर केंद्रीय सत्ता की बात करें तो केंद्र में भारत के मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय मगध में नंद वंश का शासन था और नंद वंश का जो शासक था वह घनानंद था। और घनानंद की पकड़ अपने साम्राज्य पर काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी अपनी प्रजा पर, क्योंकि वह एक अत्याचारी शासक बन गया था धीरे धीरे। तो इस वजह से जो है वह अपने साम्राज्य की चीज़ों को ही सही करने या सुधारने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था उस समय। तो सिकंदर के लिए आक्रमण का यह सही समय था। ठीक है, तो भारत में उस समय कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वे आपस में ही लड़ते रहते थे। सिकंदर के पास काफ़ी श्रेष्ठ सेना थी, इसलिए वह हर युद्ध पर विजय भी प्राप्त करता गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ था। दूसरा, उसका भारत में पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। तीसरा, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासन था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 और डी केवल 1 और 3। मौसम अचानक बदल गया है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। देखिए, अभी आपको ऊपर बताया गया कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में नंद वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, न कि मौर्य वंश का। फिलहाल यहाँ पर यह विकल्प गलत हो जाता है। तो सिकंदर आम्भी को देखिए देशद्रोही भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही सिकंदर ने आक्रमण किया और वह तक्षशिला के किनारे पहुंचा, आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया तुरंत। ना युद्ध लड़ा ना कुछ लड़ा, आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए आम्भी को देशद्रोही भी माना जाता है। उसने सिकंदर को युद्ध में साथ देने का भी वचन दिया था। लेकिन भारत में सिकंदर का सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किया या सबसे शक्तिशाली युद्ध जो सिकंदर को लड़ना पड़ा वह लड़ना पड़ा पोरस से। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था उसको हाई डेस्पीज का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, हाई डेस्पीज का युद्ध बोला जाता है या झेलम का युद्ध बोला जाता है या वितस्ता का युद्ध बोला जाता है। कहीं कहीं पर आपको झेलम का युद्ध देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर वितस्ता का युद्ध देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं पर हाई डेस्पीज का युद्ध पूछ लेगा आपसे कि किनके किनके बीच हुआ था। तो यह युद्ध हुए थे सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। हालांकि इस युद्ध में जो पोरस था वह पराजित हो गया था, लेकिन फिर भी सिकंदर ने उसकी वीरता से प्रसन्न होकर के पोरस का साम्राज्य उसको वापस कर दिया था। ठीक है, और पोरस का जो साम्राज्य था वह झेलम और चिनाब नदियों के मध्य में पड़ता था। ठीक, सिकंदर का कुल भारत में कितने महीनों का अभियान रहा? तो वह भारत में ज़्यादा समय तक नहीं रहा, वह लगभग 19 महीने तक भारत में रहा और 325 ईसा पूर्व में वापस अपने देश लौट गया। तो किस देश का था सिकंदर, जरा बताइए, कहाँ का शासक था? सिकंदर जो है शासक था मकदूनिया का। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत पर आक्रमण के क्रम में उसका पहला जो सामना हुआ वह तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ। ठीक है, परंतु झेलम के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। पोरस की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर के उसने उसका राज्य उसे वापस करके उसे अपना सहयोगी या फिर यूं कहें कि मित्र बना लिया था। बाद में सिकंदर अपने 19 महीने के अभियान के बाद वापस जब उसकी सेना ने और आगे बढ़ने से मना कर दिया तो वापस लौटने का फैसला कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए, सिकंदर के आक्रमण समय मगध पर जो है नंदवंश का शासन था और उस समय नंदवंश का राजा जो था वह था घनानंद। कहीं कहीं पर आपको धनानंद भी मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और इतिहासकार कुछ ऐसा भी मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर का साथ भी लिया था। फिलहाल यह सब कहीं भी प्रूवन नहीं है। ठीक है, आप टीवी वगैरह हम देखेंगे तो ज़रूर आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसके भारत अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जलमार्ग खुले।
दूसरा, उसने झेलम के तट पर बुकेफाल नगर बसाया। तीसरा, उसने निर्याकस को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग खोजने को भेजा। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक है, देखिए तीसरा कहाँ से गलत हो जाता है, तो सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग खोजने को कौन भेजेगा भाई। सिंधु नदी के मुहाने यानी जहाँ पर नदी खत्म हो रही, यहाँ जहाँ नदी समुद्र से मिल रही, और फरात नदी जहाँ पर समुद्र से मिल रही, तो इन दोनों के बीच स्थल मार्ग थोड़ी ना होगा। समुद्री मार्ग खोजने के लिए उसने निर्याकस को भेजा था, स्थल मार्ग नहीं, जल मार्ग खोजने के लिए उसने निर्याकस को भेजा था। हालांकि जो निर्याकस था वह सिकंदर के साथ आने वाला एक लेखक था। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले अगर कुछ लेखकों की बात करें तो सिकंदर के साथ आया निर्याकस, आने सिक्रेटस या आने सिक्रीटस। ठीक है, या एक अन्य लेखक था, वह था अरिस्टोब्यूलस। कौन कौन आया सिकंदर के साथ लेखकों के रूप में, निर्याकस, आने सिक्रीटस और अरिस्टोब्यूलस, 3 लेखक आए थे। ठीक है, सिकंदर के साथ। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे। ठीक है, यहाँ नगरों की बात हुई ना, बुकेफाल नगर, तो सिकंदर ने जो है 2 नगर बसाए थे भारत में विजय के बाद जो है अपने। एक तो था निकैया नगर, जो कि उसने अपने विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, और दूसरा था बऊ केफला, या इसका एक अन्य नाम आपको मिलता है बुकेफाल। यह इसने अपने प्रिय घोड़े की याद में, या प्रिय घोड़े के नाम पर, या अपने घोड़े के नाम पर बनवाया था। ठीक है, प्रिय याद रखना जरूरी नहीं, घोड़े के नाम पे बनवाया था। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु देखिए 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो कोई भी घटना 323 ईसा पूर्व के बाद की है तो आपको लगा देना कि सिकंदर भाई उस समय था ही नहीं। ठीक है, 33 वर्ष की उम्र में ही यह मर गया था। फिलहाल यह सारी चीज़ें हो गई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा अगर जानना हो तो जान लीजिए, एक्सप्लेनेशन को भी देखिए। ये सिकंदर के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम हुआ वह था भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। सिकंदर के अभियान के बाद 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग खोले गए और जल मार्ग के भी द्वार खोल लिए गए, या फिर खुले व्यापार के लिए। ठीक है, भारत और यूनान के बीच। ठीक है, इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए व्यापार का मार्ग प्रशस्त हो गया था। फिलहाल उसने झेलम के तट पर, इसके बारे में हमारी बात हो चुकी, इसके बारे में भी हमारी बात हो चुकी। ठीक है, एक अन्य जगह पे आपको कहीं कहीं प्रभाव पूछने को मिलता है। तो सिकंदर या फिर यूनानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में छत्रप प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये वही छत्रप प्रणाली है जिसके बारे में हमने हकमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा। लेकिन यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप यह छत्रप प्रणाली जो है वह उपाधि के स्वरूप में दी जाने लगी। ठीक है, लोगों को छत्रप की उपाधि दी जाने लगी। ठीक है, इसके अलावा भारत में मुद्रा निर्माण भी शुरू हुआ कुछ मात्रा में, और आहत मुद्रा बाद में हम लोग देखते हैं। आहत मुद्रा या पंचमार्ग मुद्रा हमको देखने को मिली चंद्रगुप्त मौर्य के समय से। ठीक है, और साथ ही साथ गांधार शैली का विकास हुआ। किस शैली का? गांधार शैली का। खरोष्ठी लिपि का विकास ईरानी संपर्क के कारण, गांधार शैली का विकास यूनानी संपर्क के कारण। यह सभी चीज़ें हमको मिली सिकंदर के आक्रमण के बाद, ईरानी शैली दारा प्रथम के आक्रमण के बाद। ठीक है, फिलहाल यूनानी शैली क्या कहते हैं, गांधार शैली जो है भारत और यूनानी शैली का मिक्सअप है। ठीक है, मिश्रण जिसे आप बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। चलिए नेक्स्ट बताइए यहाँ पर। बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित है। ए बुद्ध जयंती से, बी तिब्बत के बौद्ध मठों से, सी बौद्ध मंत्रोच्चारण से, अथवा डी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्रों से। चलिए जल्दी बताइए, अब छोटे छोटे प्रश्न हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बौद्ध धर्म जो है वैशाख जो है वह बुद्ध जयंती से संबंधित है। वास्तव में यहाँ पर वैशाख बोला जाता है थेरवादों के वारी समय, बौद्ध धर्म का जो एक शाखा है थेरवाद, उनके द्वारा, जो कि भारत के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, या फिर बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगी बुद्ध धर्म की यह शाखा। पूर्वी भारत और बंगाल के क्षेत्रों में आपको थेरवाद
या थेरवादी बौद्ध देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लोग जो है वैशाख बोलते हैं, वैशाख को। ठीक है, इनके द्वारा वैशाख जयंती मनाई जाती है, वैशाख को ही। ठीक है, और हुआ क्या था इस दिन, तो इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। यहां पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो युग्म पर आप ही विचार करते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर टिक करिए अपना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल और केवल पहला सही सुमेलित है। न्याय के जो प्रवर्तक है वह माने जाते हैं गौतम, और योग के जो प्रवर्तक है वह पतंजलि, बाकी सांख्य के जो प्रणेता या प्रवर्तक है वह है कपिल मुनि। ठीक है, फिलहाल आइए एक्सप्लेनेशन में, यहाँ सभी के बारे में दिया हुआ है, अच्छी बात है, जान लेते हैं। देखिए, न्याय दर्शन के जो प्रणेता या प्रवर्तक हैं वे गौतम जी हैं। योग दर्शन के जो प्रणेता या प्रवर्तक हैं वह पतंजलि जी हैं। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह कपिल मुनि हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं और वेदांत के प्रतिपादक या वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। इन सभी को जो है सामूहिक रूप से षड दर्शन बोला जाता है, व्यक्तियों को नहीं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को जो है सामूहिक रूप से षड दर्शन बोला जाता है। दर्शन के बारे में हमने पहले जब वैदिक धर्मों के बारे में बात की थी वहाँ काफ़ी कुछ आपको बताया और समझाया गया था। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, जिनका छूटा हुआ जाके कवर कर लो। नेक्स्ट, भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। दूसरा, काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख से हमें मिलता है। तीसरा, भारतीय रंगमंच में प्रयोग किया जाने वाला यवनिका या पर्दा यूनान से लिया गया। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। थोड़ा और जल्दी जल्दी करिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही कथन सही हैं। कनिष्क ने जो है 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी और शक संवत अभी भी भारत सरकार द्वारा जो है या भारत सरकार का सरकारी कैलेंडर माना जाता है। भारत सरकार द्वारा इसे सरकारी कैलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो शक शासक रुद्रदामन था वह संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान और प्रेमी भी था। इसके द्वारा शुद्ध संस्कृत में सबसे पहला और लंबा शिलालेख जारी किया गया था जो कि काव्य शैली में था। ठीक है, और काव्य शैली का सबसे प्राचीन नमूना काठियावाड़ में रुद्रदामन के 150 ईस्वी के शिलालेख में हमको मिलता है। इन सब के बारे में कनिष्क हो गया या फिर जो है शक शासक रुद्रदामन, इनके बारे में भी आगे प्रश्न आएगा जब हम उस ईस्वी सन में पहुंचेंगे। अभी तो हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आ गया है प्रश्न, तो जान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, देखिए, भारतीय रंगमंच में जो यवनिका या जो पर्दा है वह यूनान से लिया गया था। ठीक, रंगमंच में जो आप देखते होंगे यवनिका, वो घर वाला पर्दा मत समझ लीजिएगा, वो आप कभी कभी देखते होंगे ना कि पर्दे के पीछे जैसे एक ये पर्दा लगा हुआ है, इसके पीछे कुछ जो रंगमंच का कलाकार या जिसे एक्टर है वह कुछ न कुछ एक्ट कर रहा है, यहाँ पर हमको उसकी छाया दिख रही है। तो यह चीज़ या ये वाला पर्दा जो है वह लिया गया था कहाँ से, यूनान से। इसको यवनिका इसीलिए बोला गया। बाद में जो है सभी विदेशियों के लिए यवन शब्द का उपयोग किया जाने लगा था। ठीक है, और काली मिर्च को इसीलिए क्या बोला जाता था, काली मिर्च यवन लोग ज़्यादा खाते थे तो उसको काली मिर्च को यवन प्रिय बोल दिया गया था। ठीक है, या यवन प्रिया बोला गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया। इस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला, खरोष्टी लिपि का प्रसार। दूसरा, अरमेइक लिपि का प्रसार। तीसरा, छत्तर प्रणाली का विकास। चौथा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का विकास। विकल्प है आपके पास केवल 1 और 4, बी 1, 3 और 4, सी 1, 2 और 3 और डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, देखिए सभी के सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं और सभी के सभी के बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं। बेहस्तून, पर्सिपोलस और एक और अभिलेख था, उसका बताइए दारा प्रथम का कौन सा था। वह था नक्शे रुस्तम। ठीक है, बेहस्तून, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम किसका था अभिलेख, तो यह दारा प्रथम का अभिलेख था, हकमनी साम्राज्य का था। और इससे हमें ये पता चला कि सिंधु नदी के तटवर्ती भूभागों को दारा प्रथम ने
अधिकृत किया था। ठीक है, तो फिलहाल इसमें कुछ सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।